हेलो फ्रेंड, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। इस प्रॉब्लम में हम लोग ऑप्टिमम फिजिबल रीजन सर्च करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर डिस्कशन हम लोग मॉडिफाइड अप्रोक्सीमेशन मेथड जो मोडी या यूवी मेथड के नाम से जाना जाता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमने 3 वीडियो पहले बना लिया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम मेथड, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये तीनों सेपरेट वीडियो अलग से हमने बनाए हैं, उसमें आप लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अब मॉडी या यूवी मेथड की हम बात करेंगे। तो यूवी मेथड में हमें 2 फेज में काम करने होंगे। सबसे पहले चाहे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की बात करें, लिस्ट कॉस्ट की बात करें या वोगेल अप्रोक्सीमेशन की बात करें, उससे हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है। 3 फैक्ट्री है, इन फैक्ट्री की सप्लाई कैपेसिटी ये है, फैक्ट्री का में जो रिटेल स्टोर है हमारे पास, उन स्टोर का डिमांड ये है। ये प्रॉब्लम हमारा अगर आप देखेंगे तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है। बैलेंस प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकालने का प्रयास करेंगे। डिटेल में पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, उसको आप फॉलो करेंगे। अभी सिर्फ हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका सप्लाई और डिमांड तो बैलेंस्ड है, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इस सेल में 200 का डिमांड है और फैक्ट्री 1 की कैपेसिटी है 250। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 200 सप्लाई कर देंगे। 200 सप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, हमारा डिमांड फुलफिल हो गया। अब इसको और किसी कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है और नहीं है तो अब यहाँ पर कोई सप्लाई हम नहीं करेंगे क्योंकि इनका इस कॉलम का डिमांड फुलफिल हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारे पास टेबल बचा है, इसमें फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात होगी। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? अब यहाँ पर 200 के सप्लाई होने के बाद हमारे पास 50 बच गया रिमेनिंग। तो इस 50 का सप्लाई हम यहाँ कर देंगे, ये भी हमारा डिमांड हो गया 0। लेकिन यहाँ पर जब 50 का डिमांड यहाँ से पूरा कर दिए तो ये हमारे अब यहाँ कितना बचा हुआ है 250। अब ये डिमांड फुलफिल हो गया तो इसको भी हमने आउट कर दिया। अब हमारे पास ये टेबुलर स्ट्रक्चर है और यहाँ पर डिमांड है हमारा। अब यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है, इनको 250 है, यहाँ 350 का सप्लाई है हमारे पास, तो हम सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड कर देंगे 250। अब ये 250 हो गया 0 और ये 350 में अब रिमेनिंग बच गया हमारे पास 100। अब 100 बच गया तो ये डिमांड कंप्लीट हो गया। अब इस 100 को की सप्लाई की बात होगी तो इस 100 को हमारे पास ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे 100, ये हो जाएगा 0। अब इसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 100 सप्लाई करेंगे तो 250 होगा। अब 250 हम यहाँ सप्लाई करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में यही आएगा 250 और रिमेनिंग जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 250 यहाँ करेंगे तो 150 यहाँ हम सप्लाई करेंगे। ये हमारा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। इनका कॉस्ट क्या होगा? तो कॉस्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम कॉस्ट ऐसे निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था या इसका हम कॉस्ट निकाल ही ले तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट क्या होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, 200 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 1, इस तरह से हम ब्रैकेट भी लगा लें, प्लस 250 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5 प्लस
250 into 3 प्लस 150 into 2। तो इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 600 प्लस 50 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 300। ये टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो 750 प्लस 300 1050 1550 3050 3100 और मतलब टोटल कॉस्ट है 3700। ये कॉस्ट हमारा आ रहा है जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने बनाया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। क्या ये ऑप्टिमम है? अगर ऑप्टिमम है तो ठीक है, नहीं है तो इसको ऑप्टिमम बनाने की हम कोशिश करेंगे। अब ऑप्टिमम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब ज़रा इसको गौर से अगर देखें तो ऑप्टिमम बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात अभी अब हम नहीं करेंगे, क्या कॉस्ट है उससे हमको विशेष मतलब नहीं है। मतलब है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट दिया या नहीं दिया। क्या हम लिस्ट कॉस्ट मेथड से बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट इतना ही होगा या कम होगा? वोगेल अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो हो सकता है कॉस्ट बदल जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट ऑप्टिमम है? तो ऑप्टिमम रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से आप देखेंगे, इससे हमारा प्रॉब्लम यही होगा। प्रॉब्लम जो रिजल्ट अभी हमारा आया उसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम डिमांड सप्लाई की बात भी अभी नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम हटा दें, इसकी भी बात हम अभी हटा दें यहाँ से। अब देखिए ये हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने बनाया है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूवी मेथड हम क्यों बोलते हैं? देखिए अब इसका नाम, इस रो को हम देंगे नाम U1, U2 और U3। जो कॉलम है इसको बोल देंगे V1, V2, V3 एंड V4। ये U हो गया, ये V हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो भी रिजल्ट आया है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम ये देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑप्टिमम है या नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है, और इस काम को हम फेज 2 बोलते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि पहले फेज 1 में चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो, वोगेल अप्रोक्सीमेशन हो, लिस्ट कॉस्ट मेथड हो, जो भी मेथड आपको लगे आप उसका रिजल्ट बना लें, डिस्ट्रीब्यूशन आप बना लिए। अब समस्या ये है कि ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट है कि नहीं हमें नहीं पता। हम ज़रा देखने की कोशिश करेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये रिजल्ट हमारा ऑप्टिमम हो। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले u और v का वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? देखिए u1 स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका वैल्यू हम रखेंगे 0। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है ui प्लस vi इज इक्वल टू Cij। सेल वैल्यू Cij, ui एंड vj। इसको vj जनरली हम करते हैं क्योंकि यहाँ से टू और फ्रॉम वाली बात है। यहाँ से चलेंगे तो टू और ये फ्रॉम भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, और ये वैल्यू जो है ये है Cij। अब जरा सा देखें, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके आधार पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, v का वैल्यू क्या होगा? तो u1 0 प्लस v1 इज इक्वल टू Cij। Cij है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि vj या vj अब क्यों हम लिखें, हम v1 कर लेते हैं। v1 इज इक्वल टू u1 0 है तो Cij माइनस हम कर लेंगे। इसी फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
सी आई जे माइनस यू वन, ये आई जे इसको 1 1 कर लीजिए। तो C11 का वैल्यू क्या है 3 माइनस 0, V1 इजक्वल टू 3 माइनस 0 मतलब V1 इजक्वल टू 3। तो यहाँ पर V1 का वैल्यू निकलता है हमारा 3 इस फॉर्मूला से, UI प्लस VJ इजक्वल टू CIJ। अब ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपने से कर लेंगे। अब ज़रा बताइए कि U 0 है तो 0 प्लस वाट इजक्वल टू 1, स्वाभाविक है इसका वैल्यू 1 होगा। 0 प्लस 1 इजक्वल टू 1। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्लियर हो गया, U और V का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर जरा देखिए हमको V2 का वैल्यू पता है, तो U2 प्लस V2 इजक्वल टू C12, मतलब U2 प्लस 1 इजक्वल टू 6। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 5, 5 प्लस 1 इजक्वल टू 6। अब ये अगर 5 निकल गया तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो U2 5 है, 5 प्लस पट इजक्वल टू 5, इसका मतलब है ये होगा 0, 5 प्लस 0 इजक्वल टू 5। अगर ये 0 निकल गया, ये 3 है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगा 0 प्लस 3 इजक्वल टू 3, इसका वैल्यू 3 होगा। और ये अगर 3 है मतलब 3 प्लस 0 इजक्वल टू 3। अब 3 प्लस वाट इजक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू होगा -1। हमने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला है UI प्लस VJ इजक्वल टू CIJ। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। U रो 1, रो 2, रो 3 को U1, U2, U3 हमने कहा है। कॉलम को V1, V2, V3, V4। U1 हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सेल है उनके आधार पर हम U0, U2, U3, V1, V2, V3 और V4 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए निकालने का तरीका क्या है, हमने बोला U1 प्लस V1 इजक्वल टू C11। तो ये जो सेल 1 1 है, ये 0 प्लस 3 इजक्वल टू 3, ये अगर 0 है तो स्वाभाविक है यही वैल्यू यहाँ होगा। और इसका निकल गया तो फिर इसका वैल्यू, ये 0 है तो ये 1 होगा, तभी 1 होगा। तो ये दोनों वैल्यू आ गए। ये फिर यहाँ पर 250 डिस्ट्रीब्यूशन है C22, तो C22 क्या होगा U2 प्लस V2, V2 का वैल्यू तो हमारे पास है, तो 1 प्लस U2 इजक्वल टू 6, तो यहाँ 5 रखेंगे तभी 5 1 6 होगा। अगर ये 5 है तो यहाँ 0 होगा, और ये अगर 0 है तो यहाँ पर वैल्यू 3 होगा, 3 प्लस 0 इजक्वल टू 3। अगर 2 लाना है तो 3 प्लस -1 इजक्वल टू 2। तो इस तरह से U और V का वैल्यू हमें पता चल गया। अब एक काम और करना होगा, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर U और V का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब हमको ये देखना है ये वैल्यू ऑप्टिमम है या नहीं है। नेक्स्ट फेज में हम जाएंगे, जब तक ऑप्टिमम हमें पता नहीं चल जाए तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऑप्टिमम के लिए एक दूसरा फॉर्मूला है। देखिए ऑप्टिमम वैल्यू अगर हमको फेज 2 में पता करना है तो हम यहाँ पर पता करते हैं पेनल्टी, PIJ इजक्वल टू UI प्लस VJ माइनस CIJ। ये दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 ये दोनों याद रखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 के आधार पर U और V का वैल्यू हमने पता कर लिया, और फॉर्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। PIJ मीन्स पेनल्टी, और पेनल्टी की कहाँ होगा ये तो पता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पेनल्टी की बात नहीं। अगर दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पेनल्टी क्या होगा ये पता करना होगा। तो किस किस सेल में अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं किया है जरा देख लीजिए। पहला सेल है C13, दूसरा है C14, तीसरा है C21, फिर है C24। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसके लिए पेनल्टी हम काउंट करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर C31 एंड C32, इसका वैल्यू ज़रा निकाल लें। अब U और V का वैल्यू हमारे पास है,
और साथ में ये वैल्यू भी है, ये तीनों ही वैल्यू हैं हमारे पास, UI भी है, VJ भी है और CIJ भी है। लेकिन हम कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं, जहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जहां पहले हमने नहीं किया है, उनका वैल्यू हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो C13 का वैल्यू क्या होगा, तो C13 में तो ऑलरेडी वैल्यू है, हमें पता करना है PIJ के लिए, मतलब पेनाल्टी एक्चुअल में हम पता कर रहे हैं, तो इसको C की बात ही नहीं करेंगे, ये तो पेनल्टी है एक तरह से, तो हम P लिख लें तो ज़्यादा बेटर है, समझना आसान हो जाएगा। किसकी, तो पेनल्टी अब 13 में क्या होगा, 0 + 0, मतलब 0 + 0 -7, यहाँ पेनल्टी क्या हो रहा है, -7। 14 में क्या होगा, 0 + -1 -4, तो 0 + -1 + -4 -5, यहाँ का वैल्यू निकल गया, यहाँ का भी पेनल्टी निकाल लिए। अब 2-1 का पेनल्टी जरा निकाल लें, यहाँ पर क्या है 5 3, तो 5 + 3 -2, तो 8 - 2 = 6। इनका जरा पेनल्टी निकाला जाए 2-4 के लिए, 5 + -1, 5 + -1 -9 = 5 + -1, इसका मतलब 4, या 5 + -1 -10 + 5 -5। इसका जरा देखा जाए, इनका क्या वैल्यू होगा, 3 + 3 -8, 3 + 3 -8 = 6 -8 -2। और इस 3 के लिए हम जरा निकालें, तो 3 + 1 -3, 3 + 1 4 -3 = 1। अब जरा गौर से देखें आप, ये देखिए कैलकुलेट हमने कर लिया, ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से, अगर आपके पास U और V का वैल्यू है और ये फॉर्मूला पता है, तो ये पेनल्टी 13 के लिए हमने निकाला, 14 के लिए निकाला, 21 के लिए निकाला, 24 के लिए निकाला, 31 के लिए निकाला, 34 के, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते तो क्या पेनल्टी होता, तो देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखें, तो जहाँ भी निगेटिव पॉइंट है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते तो हमें लॉस होता। अब यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव अब हम फाइंड करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इसके लिए है P21। इसका मतलब है कि P21 में हमको ज़्यादा पेनल्टी लग रहा है। ये जो वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव ये बता रहा है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पेनल्टी लग रहा है, और पॉजिटिव है तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हो रहा है। तो इस लॉस को ओवरकम करेंगे तभी हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा। तो अब इसको ऑप्टिमाइज, मतलब ये हमारा नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को मिनिमाइज कैसे करेंगे, देखिए सबसे सिंपल तरीका है, अब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और इस तरह से हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान में रखेंगे, अगर हम आगे बढ़ जाएं तो फिर इधर स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। कॉर्नर पर हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड सेल होना चाहिए, जो पहले से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हमने बनाया है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सेल की बात होगी तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नया सेल होगा, और इस नए सेल में डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना होगा ताकि हम अपने पेनल्टी को कम कर सकें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकें। और इसमें तरीका क्या है कि आप स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर का हर कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूटेड सेल ही होना चाहिए, ये शर्त है, ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर
अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इधर घटाना होगा आपको, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब नए सेल में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, ये ऑप्टिमाइज करना होगा। क्यों, कैसे करना होगा? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर पॉजिटिव पेनल्टी है, मतलब इस सेल में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि हम लॉस को ओवरकम कर सकें, अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज कर सकें। पहली बात क्लियर हो गई। अब जरा गौर से देखिए कि अब नया सेल ऑलरेडी हमने बना रखा है। यहाँ पर हम फिर वही V1, V2, V3, V4, U1, U2 और U3 इसी सेल का कॉपी हम बना रहे हैं। अब बनाने के बाद फिर अब जरा सा देखिए करना क्या है हमको, कि इस सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम करेंगे तो कहाँ से होगा? यहाँ से माइनस होगा, यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ से माइनस करके हम यहाँ ले लाते हैं और इस सेल को अब छोड़ेंगे। मतलब हमारा अगला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर 200 का, स्वाभाविक है कि यहाँ अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये सेल का वैल्यू 3 रहेगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर वो हम माइनस कर लेंगे। अब 200 यहाँ आ गया तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन 50 होगा। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ माइनस किया है तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 250 का था कैपेसिटी, तो 250 हम यहाँ ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा 250। सेल वैल्यू हमारा वही होगा 2, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में तो कोई चेंज होने नहीं जा रहा है। 1 7 4 6 5 9 8 3 3 एंड 2। अब नया टेबल हमारा तैयार हो गया। नया टेबल तैयार होने का मतलब है कि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम छोड़ देते हैं, अभी इसको हम हटा दें। अब यहाँ इस वैल्यू को भी हम चेंज करेंगे, तो इसको भी हटा देते हैं। आप लोग नोट करते चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो बाद में। अब हमारा नया डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसके आधार पर जरा हम देखें, ये हमारा वैल्यू है 0, तो ये स्वाभाविक है 3 होगा, और ये 3 0 यहाँ होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर वैल्यू हमारा 5 था, यहाँ पर वैल्यू 3 था। यू अभी का वैल्यू में तो कोई चेंज होने नहीं जा रहा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा चेंज हुआ, पहले का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 5 में हमारा 100 था, यहाँ पे 250 था, और यहाँ पे हमारा 150 डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई बदलाव नहीं, केवल यहाँ हमने चेंज किया है, इस स्क्वायर में हमने शिफ्ट किया है वैल्यू को, ये देखने के लिए कि अपने पेनल्टी को हम थोड़ा कम कर सकें। और पेनल्टी कम कैसे होगा, अब फिर से ज़रा हम देखने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नया वैल्यू क्या आ रहा है? अब 1 में पेनल्टी होगा, इसको हमने तो खाली कर दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ज़रा सा देखें। 1 के लिए पेनल्टी अब हमारा 13 की जगह पर 1 हो जाएगा, और 2 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारा हट जाएगा यहाँ से। मतलब अब नया जो हमारा आएगा वैल्यू, ये 1 1 1 3 1 4 और देन 2 4 3 1 3 2, यही है हमारा फॉर्मूला, यही है PIJ इक्वल टू। अब जरा सा देख लें कि 1 1 के लिए क्या होगा, 0 + 3 - 3 इक्वल टू 3 - 3 0 हो गया। इसके लिए 7 के लिए 0 + 0 0 + 0 -7 इक्वल टू -7। 1 4
14 ये हो गया, तो 0 -1 -4 इक्वल टू -5, यहाँ कोई चेंज नहीं है। अब 2 4 के लिए हम ज़रा देख लें, 5 प्लस -1 -9 इक्वल टू -5। इसके लिए 3 + 3 -8 इक्वल टू -2। और फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 3 + 1 -3, 3 + 1 -3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव की बात हम करें तो मैक्सिमम पॉजिटिव हमको मिल रहा है सेल 3 2 में। इसका मतलब है कि अभी भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, मतलब पेनल्टी अभी भी लग रहा है, अभी भी और ऑप्टिमाइजेशन का चांस है। इस वैल्यू को और भी ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, अब ज़रा फिर से देखें। अब यहाँ पर हमारा न्यू सेल वैल्यू क्या होगा, P32, मतलब इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और करना होगा। यहाँ भी बात वही है, यहाँ से ज़रा चलें हम, देखिए आप स्क्वायर हम बना पा रहे हैं जिसमें हर कॉर्नर पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सेल है। अगर ऐसा है इसका मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए आप तैयार रहिए। अभी हमारा वैल्यू जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, और न्यू सेल वैल्यू जहाँ भी पॉजिटिव मिल रहा है, पेनल्टी लग रहा है, उसमें असाइन करना होगा। तो असाइन वही व्यवस्था यहाँ भी कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो नया जो हमारा सेल वैल्यू होगा वो स्वाभाविक है कि हमको बदलना होगा। हम इसी सेल को ज़रा सा क्लियर कर लें ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ऐसे आप लोग कॉपी पर अलग सेल बनाएंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा समस्या ना हो, लेकिन हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव है। हम इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तब इस डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होगा हमारा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव करेंगे हम, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा आप देख लें, यहाँ पर हमारा 3 का 3 होगा। अब यहाँ पर 250 का एलोकेशन जो है, यहाँ हमें कोई समस्या नहीं, ये 250 एलोकेशन होगा। हमें शिफ्ट करना सिर्फ इन चारों सेल में, मतलब यहाँ भी 200 का सप्लाई है, हमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है। यहाँ पर हम एलोकेट करेंगे 50। अगर यहाँ 50 करेंगे तो यहाँ 50 माइनस करना होगा, तो यहाँ हम एलोकेट कर रहे हैं 200। यहाँ पर हमने 50 ऐड किया, यहाँ 50 माइनस किया, यहाँ भी 50 ऐड करेंगे तो वहाँ पर एलोकेशन होगा 150, और यहाँ पर ये एलोकेशन हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ कोई एलोकेशन नहीं होगा क्योंकि 50 था, 50 को हमने नीचे के सेल में ऐड कर दिया। अब जरा सा देखिए कि ये नया हमारा वैल्यू आ गया। इसको फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से पेनल्टी देखेंगे। ये अलग बात है कि अब हमारा फिर से जब पेनल्टी हम फाइंड करेंगे तो हमारे पेनल्टी के लिए अब 1 1 1 3 1 4 देन 2 2। अब यहाँ पर इसको हम ज़रा चेंज कर लें। नेक्स्ट हमारा सेल आ रहा है पेनल्टी के लिए 2 2 देन 2 4 2 2 2 4 देन 3 1 एंड 3 1। अब ये इसमें तो एलोकेट कर दिया हमने 3 2 को, तो 3 2 की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ज़रा 1 1 को हम देखें तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया। 0 + 3 - 3 इक्वल टू 0, 0 + 0 -7, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी समस्या नहीं है। समस्या यहाँ हमने शिफ्ट किया, इसको ज़रा सा हम देखें तो यहाँ 5 + 1 5 + 1 -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 हो गया,
अब इसके लिए 2 4 के लिए 5 -1, ये पॉजिटिव था एक्चुअली, और -9 इक्वल टू -5। इनके लिए हम कैलकुलेट कर लें। 3 1 के लिए 3 + 3 -8 इक्वल टू -2। अब आप गौर से देखें कि सारे वैल्यू, मतलब यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए कि Pij इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब हमारे पास पेनल्टी की बात हो रही है। तो ये जो पेनल्टी है हमारा, अब ये ऑप्टिमम रिजल्ट है, मतलब हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो इस टेबल में हमारे थर्ड इटरेशन के बाद आ जाता है। और थर्ड इटरेशन के बाद जो भी वैल्यू है उसका हम कॉस्ट ज़रा निकाल लें, ताकि हम क्लियर हो जाए कि हमारा रिजल्ट ऑप्टिमम है या नहीं। पहले हमारा 3700 रुपीज़ कॉस्ट आता था। अब ज़रा इस कॉस्ट को देखिए। सबसे पहले कॉस्ट की बात हम करें तो 250 × 1 प्लस 200 × 2 प्लस 150 × 5, आप इस तरह से इसको ब्रैकेट में कर लें, प्लस 50 × 3 प्लस 200 × 3 प्लस 150 × 2 इज इक्वल टू 250 × 1, मतलब 250 प्लस 200 × 2 400 प्लस 5 × 150 750 प्लस 50 × 3 150 प्लस 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 250 प्लस 400 650 650 7 7 14 100 1550 1550 और 9 2450 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये जो वैल्यू है हमारा, आप आसानी से देख सकते हैं कि पहले जहां हमको 3700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था, अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 2450। और इस तरह से हमने ये फाइंड करके देख लिया कि ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट है। तो यूवी मेथड के सहयोग से हम इटरेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं और हम शिफ्ट करने की, जहाँ भी हमको पेनल्टी लगता है उसको हम शिफ्ट करते हैं, उसमें नया सेल वैल्यू को असाइन करते हैं और दूसरे से सेल वैल्यू जहाँ जिसके कारण हमको पेनल्टी हो रहा है उसको हम शिफ्ट करते हैं। और फाइनल वैल्यू हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यही वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो ऑप्टिमम रिजल्ट देता है। ऑप्टिमम रिजल्ट हमारा 2450 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है। और एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी प्रॉब्लम हो आपके पास, उस प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप निकालेंगे। चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमने इस्तेमाल किया था, आप लिस्ट कॉस्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेम मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके आप पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसका फाइंड कर लें। फेज 1 में उतना काम तो आप पहले भी वीडियो हमने बनाया, आप देख के समझ गए होंगे। और इसके बाद वो रिजल्ट हमारा ऑप्टिमम है या नहीं है, उसके लिए हम यूवी मेथड या मोडी मेथड की बात करते हैं। तो यूवी मेथड में जब हम जाएंगे तो हमें ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तो बेसिक मिल गया, लेकिन जब तक ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्टिमम करने के लिए हमने रो को U1 U2 U3 U4 से नाम दे दिया और कॉलम को हमने V1 V2 V3 V4 दे दिया। U0 से हम स्टार्ट करेंगे और जितने भी एलोकेटेड सेल हैं उनके लिए आधार पर हम बना लेंगे U और V का वैल्यू निकालेंगे। जो बाकी के जो अनएलोकेटेड सेल हैं जिसमें कोई एलोकेशन नहीं, नॉन एलोकेशन की स्थिति है, उनके लिए हम पेनल्टी कॉस्ट निकालते हैं। तो UV
वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला है यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे मान सेल वैल्यू, यू आई और वी जे, यू इधर होगा वी इधर होगा, यू आई मीन्स फ्रॉम और टू वी, यू टू वी ट्रांसपोर्टेशन हमारा ये हो रहा है। तो यू और वी का वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे और उस आधार पर अब इसके आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और पेनाल्टी की बात करते हैं। अब पेनाल्टी उस सारे सेल का हम निकालते हैं जिसका एलोकेशन हमने नहीं किया है अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, और अगर वो पेनल्टी कॉस्ट जीरो या उससे कम है मतलब निगेटिव आ रहा है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे यहाँ हमने किया तो हमको 2 इटरेशन में जाना पड़ा। पहले हमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा 2 के लिए, और उसके बाद फिर यहाँ भी हमको कोलिजन था, यहाँ भी हमको पेनल्टी लग रहा था, तो उस पेनल्टी को हमने मिनिमाइज किया। अब पेनल्टी को जब मिनिमाइज करके नया इटरेटिव मेथड से हम करेंगे तो 2-3 इटरेशन हो, जितने भी इटरेशन हो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से उसके रिजल्ट के ऑप्टिमलिटी को फाइंड कर सकते हैं। और ये रिजल्ट हमारा ऑप्टिमल हुआ जिसका कॉस्ट भी आप देख लें 2450। अब चाहे कोई भी तरीका आप अपना लें, इससे कम कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सीधी सी बात है। ऑप्टिमम रिजल्ट का मतलब है कि वो सबसे मिनिमम और सबसे बेस्ट रिजल्ट हम दे रहे हैं। तो पहले हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 2-3 तरीके का कोई भी तरीके से निकाल लें, लेकिन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम रिजल्ट मतलब उससे कम में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। सबसे कम कॉस्ट में सबसे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन हमारा मकसद था, जो हम अचीव कर पाएंगे मॉडिफाइड अप्रोक्सीमेशन मेथड या यूवी मेथड से। तो इस वीडियो में आपने यूवी मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम पर और डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो को बार बार देखेंगे, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखेंगे, हम आपको मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।